जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे मानव भूगोल में, जो बीए सेकेंड सेमेस्टर में मानव भूगोल का सीरीज चल रहा है, उसी कड़ी में आज जो दूसरा चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि मानव और पर्यावरण के बीच संबंध, संभावनावाद और नवनियतिवाद। इसके पहले के वीडियो में हमने मानव भूगोल की परिभाषा, उसका विषय क्षेत्र और उसके बारे में भी हमने बताया है। और उसको जो है इसमें हम ये बताएंगे, अगर आपको हमारी पुरानी वीडियो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां पर लिंक है, लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं मानव और पर्यावरण के बीच के संबंध। यह बात आप बचपन से जानते हैं कि प्रत्येक मानव का किसी न किसी तरीके से वो अपने वातावरण से संबंधित होता है। जैसे अगर मनुष्य के खान पान, रहन सहन, बोल, भाषाएं जितनी हैं, सब उसके पर्यावरण से संबंधित होता है। उसी को हम कहते हैं मानव और पर्यावरण के बीच का संबंध। तो यहां पर यह जान लीजिए कि मानव भूगोल में पर्यावरण और मानव का संबंध बड़ा ही घनिष्ठ दिखाया गया है और वास्तव में उतना घनिष्ठ है भी। तो चलिए हम बात करते हैं संभावनावाद और नवनियतिवाद। यह दो विचारधाराएं आपको पढ़नी हैं, लेकिन इसके पहले दो और विचारधाराएं हैं, आप जान लीजिए। जो आप जड़ से जानेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पर मानव और पर्यावरण के बीच बात हो रही है। तो यहां पर मानव और पर्यावरण दो शब्द हैं। पर्यावरण में हम प्रकृति को मान लेते हैं, भगवान को मान लेते हैं, यानी कि ईश्वर मान लेते हैं, और मानव में हम आप आ जाएंगे। तो यहाँ पर मानव और पर्यावरण के बीच का संघर्ष के बारे में हमें पढ़ना है। यह बताना है कि कहीं कहीं कहा गया कि प्रकृति प्रधान है, यानी कि पर्यावरण प्रधान है, और कहीं पर कहा गया कि मानव प्रधान है या मानव ज्यादा कुछ करता है। तो एक विचारधारा आई है प्राचीन विद्वानों ने, जब मानव भूगोल का विकास नहीं हुआ था उसके पहले से ही जब प्रकृति की बात होती है तो उसमें यह बात कहा गया, जो पुराने विद्वान थे, चाहे वो अरस्तु रहे हों, चाहे स्ट्रोबो रहे हों, चाहे प्लेटो रहे हों, चाहे हिप्पार्कस रहे हों, किसी ने भी रहा हो, वो अपने अपनी पुस्तक में, जैसे जो कि अरस्तु का पुस्तक पॉलिटी है और फिर जीन बोधा का पुस्तक पॉलिटी है और जीन बोधा का पुस्तक जो है रिपब्लिक है, उसमें उन्होंने बताया कि प्रकृति पूरी तरीके से मानव को अपने अंडर में रखता है। लेकिन यह विचारधारा नियतिवाद की विचारधारा थी। नियतिवाद विचारधारा में यह बताया गया कि पूरी तरीके से प्रकृति प्रधान होता है। अगर आपको नियतिवाद विचारधारा पर भी लिखने के लिए आ जाएगा तो आप यह बताइएगा कि जिसमें पूरी शक्ति, पूरी पावर प्रकृति के हाथ में होता है, उसे कहा जाता है नियतिवाद। इसमें कहा है कि नियतिवाद विचारधारा के अनुसार प्राकृतिक वातावरण सर्वशक्तिमान है, यानी कि जैसा प्रकृति चाहेगा मनुष्य वैसा ही करेगा। इसे हम कहते हैं नियतिवाद। और नियतिवाद विचारधारा चलता रहा तब तक जब तक मानव खुद चेतनशील नहीं हो गया। तो फिर बाद में एक विद्वान आते हैं फ्रांस के, फ्रांसीसी विद्वान थे फेब्रो महोदय, और फेब्रो महोदय आते हैं, वह बताते हैं कि मनुष्य के आगे प्रकृति प्रधान नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्रकृति कुछ नहीं है मनुष्य के आगे, मनुष्य चेतनशील है, मनुष्य के अंदर यथार्थ शक्ति है, मनुष्य असंभव को भी संभव कर सकता है। और असंभव को संभव करने से एक शब्द आया संभववाद, यानी कि संभावनाएं हैं। और इसी से इस विचारधारा में यह बताया गया कि मनुष्य प्रधान है, मनुष्य में शक्ति है, वह पावर है, वह क्षमता है, वह प्रकृति को भी मात दे सकता है, उसको भी चकमा दे सकता है। इस विषय को लेकर के जो विचारधारा आया फेब्रो की एक पुस्तक थी इतिहास की भौगोलिक प्रस्तावना। इतिहास के भौगोलिक प्रस्तावना में फेब्रो बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि प्रकृति मनुष्य का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वह यहां तक कह दिया कि अगर मनुष्य चाहे तो भगवान को भी इधर उधर कर देगा। यानी इस बात में उसने लिखा कि पूरी शक्ति किसके हाथ में है? मनुष्य के हाथ में है। तो संभववाद का मतलब कि ईश्वर कुछ नहीं है, पूरी शक्ति किसमें है? मनुष्य में है। उन्होंने कहा ठंडी के समय में मनुष्य गर्मी कर लेगा, गर्मी में ही मनुष्य ठंडी बना लेगा, वर्षा न होते हुए मनुष्य कृत्रिम वर्षा करा लेगा। इन सबको देखते हुए फेब्रो ने संभववाद शब्द दिया था। और इसके बाद
जब संभववाद और नियतिवाद, यानी कि एक जगह नियतिवाद में ईश्वर प्रधान हो गया और एक जगह मानव प्रधान हो गया, यह दोनों दो विचारधाराएं हो गई, दो दल हो गया। अब तब तीसरा कैसे आएगा इसमें, इसको थोड़ा सा जानो। अब जो तीसरा आएगा, क्योंकि प्राचीन लोगों ने ईश्वर को प्रधान बता करके चला गया, फिर फेब्रो आया मनुष्य को प्रधान बता रहा है। अब इन दोनों विचारधाराएं अपनी अपनी जगह पर हैं, लेकिन न तो प्रकृति पूरी प्रधान है और न ही मानव पूरा प्रधान है। इन दोनों को जोड़ने का काम किसी ने किया, तो कौन आ गए, ग्रिफिथ टेलर आ गए। देखिए, संभववाद में और समर्थक आते हैं। फेब्रो ने उसके बाद शब्द देने का काम किया था, इसका समर्थक ब्लास ने भी किया था, फिर इसके बाद ब्रुन्स ने भी किया था, बोमैन ने किया था, कार्ल सावर ने भी किया था, और इसके साथ इन दोनों विचारधाराओं को जोड़ने का काम किया ग्रिफिथ टेलर ने। तो टेलर शब्द जब आएगा तो आप जान लीजिएगा, टेलर का काम होता है कटे हुए चीज को जोड़ देना, अलग अलग चीजों को एक कर देना। तो टेलर महोदय जब आते हैं तो टेलर ने नव निश्चयवाद विचारधारा दिया। नव निश्चयवाद यानी कि निश्चयवाद में एक नई विचारधारा आ गई, नव निश्चयवाद। इसमें उन्होंने कहा कि न तो पूरी तरीके से प्रकृति प्रधान है और न ही पूरी तरीके से मानव सक्षम है, यह दोनों का समायोजन होता है, तब एक नई विचारधारा पनपती है। और इसी नए विचारधारा को जो शब्द आया, इसे कहा गया नव निश्चयवाद। इसमें टेलर महोदय बताते हैं कि अगर आपके अंदर कितनी भी क्षमता हो, लेकिन प्रकृति आपके अनुकूल ना हो, आपके जो है कि प्रतिकूल है, तो आपको कुछ करना संभव नहीं है। इस विचारधारा को लेकर के जब नव निश्चयवाद आया, तो नव निश्चयवाद शब्द जैसे ही कहीं पर आएगा, आप अपने दिमाग में बना लेना कि यहां पर मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंध ही है। यानी उन्होंने एक शब्द दिया था, रुको और जाओ। ग्रिफिथ टेलर ने ही प्रकृति को बताया था कि ट्रैफिक पुलिस के समान काम करती है। जो प्रकृति है वो ट्रैफिक पुलिस के तरह काम करती है। यह बात ग्रिफिथ टेलर महोदय ने ही बताया था। इसमें उन्होंने एक शब्द दिया था, रुको और जाओ। रुको और जाओ का यह मतलब है कि इन्होंने बताया कि जो प्रकृति है वह हमें कभी भी किसी काम को करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, और मानव में इतनी क्षमता नहीं है वो प्रकृति के विपरीत काम कर दे, बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्रकृति क्या करती है, वह मानव को एक सूचित करती है और मानव उसी के अनुसार चलता है, और इसी विचारधारा को कहा गया नव निश्चयवाद। अगली विचारधारा आई जो आपको पढ़ना था, प्रसंभववाद या प्रसंभावनावाद। यानी कि संभववाद का और सुधार रूप आया, इसे कहा गया प्रसंभववाद। इसमें भी जो है कि मानव को पूरी प्रधानता दी गई, लेकिन इसमें ईश्वर को बगल नहीं रखा गया, ईश्वर को भी उसमें दर्जा दिया गया, और इसी विचारधारा को कहते हैं प्रसंभववाद। अब इसके आगे की जो अगर एक आध दो पॉइंट आपके छूटते हैं या किसी पर और बेहतर तरीके से प्रसंभावनावाद, इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको दूसरा वीडियो बना देंगे, और इसे ही कहते हैं। और इसके लिए अगर आपने इतना पढ़ दिया तो आप जान लो कि पूरी तरीके से आपने